सबसे पहले इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है वो देखते हैं। तो हेडिंग डालो इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, ध्यान देना, इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स ये आपने शायद पहले भी पढ़ा है। अगर कोई एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अप्लाई होता है तो उसे हम इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम क्रिएट करता है। देखो जैसे हमें पता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ इज इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल टी, ये हमने देखा। अगर मैं डेल टी को मल्टीप्लाई कर दूं इधर तो एफ इंटू डेल टी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल पी। डेल पी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। अगर ये एवरेज इंपल्स की बात की जाए तो उसको एफ इंटू डेल टी से डिनोट किया जाएगा, अगर एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ चेंज है तो टाइम का या मोमेंटम का। शॉर्ट या इंपल्सिव चेंज है तो उसको एफ इंटू डी टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ चेंज है तो। ठीक है, तो ओवरऑल एफ इंटू डेल टी, ये नोट कर लेना पहले ये स्टेटमेंट, इंपल्स या इंपल्सिव फोर्स, इंपल्स या इंपल्सिव फोर्स, a large force acting for a short time to produce finite change in momentum, to produce finite change in momentum, to produce finite change in momentum. So F is equal to del P by del T. Okay, so अगर मैं del T को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो F into del T, फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो ये एक्सप्रेशन नोट डाउन कर लेना, F del T is equal to del P, change in momentum. Impulse is force into time duration या change in momentum, दोनों ये सारे एस्पेक्ट इसके समझ लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन नहीं, कई बार आपको चेंज इन मोमेंटम चेस करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या हो गया, डेल पी। पी मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी, और अगर मास इसका कांस्टेंट है तो m आ गया बाहर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू डेल वी। डेल वी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। तो आप इंपल्स के लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, m v2 माइनस v1 या m इंटू डेल वी, या फिर f इंटू डेल टी, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन क्या गिवन है। ठीक है, ओके, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसके बाद नोट करना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल, a batsman hits back a ball straight in the direction of bowler, straight in the direction of the bowler without changing its initial speed, without changing its initial speed of 12 meter per second, of 12 meter per second, full stop. If the mass of the ball is, if the mass of the ball is 0.15 kg, 0.15 kg,
determine the impulse imparted to the ball. Determine the impulse imparted to the ball. नहीं, नहीं। अच्छा ये बताओ मुझे, ये मोमेंटम जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास स्केलर है लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, इसलिए मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? तो इस वजह से वो जीरो नहीं होगा, ये रीजन मैं बता रहा हूं। अब सोचो क्या गलती किया कैलकुलेशन में। ओके, मान लो ये बैट है, बॉलर ने बॉलिंग किया, बॉल इधर पे आई, बैट को हिट किया। किस स्पीड से आ रही है, इनिशियल स्पीड क्या है बॉल की बताओ? 12 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल स्पीड है। ठीक है, फाइनल स्पीड जब बैट्समैन ने उसको हिट किया, सेम स्पीड से वो बॉलर की तरफ गई, तो फाइनल स्पीड उसकी कितनी रही, सेम रही, 12 मीटर पर सेकेंड। तो क्या चेंज हुआ इसमें, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड में? उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। और वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन भी लेते। तो जब हम v1 की वैल्यू लेंगे तो हम क्या लेंगे, 12 मीटर पर सेकेंड, जब वो बॉल उस तरफ आ रही थी। जब हम v2 की वैल्यू लेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया ना। डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो हम उसको क्या लेंगे, -12 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो यहां पर अगर आप v2 माइनस v1 निकालोगे, v2 माइनस v1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, -12 मतलब कितना आ जाएगा ये, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -24 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ गया? हाँ, नहीं आएगा ये समझ में? देखो यहां पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो बैट ने इंपल्स अप्लाई किया बॉल पे, आपको वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इंपल्स क्या होता है, m इंटू डेल वी। डेल वी का मतलब क्या होता है, v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 12 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो सेम स्पीड से हिट किया, इनिशियल स्पीड चेंज नहीं की। क्या चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो पहले बॉल इस डायरेक्शन में आ रही थी, हिट करने के बाद बॉल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? स्पीड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। क्या ये क्लियर है? तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी अगर आप देखोगे, v2 माइनस v1, तो फाइनल वेलोसिटी जो कि -12, इनिशियल वेलोसिटी जो 12 थी, तो v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -24। और आपका जो इंपल्स होता है, इंपल्स का फॉर्मूला भी हमने देखा, वो क्या होता है, m इंटू डेल वी। डेल वी या v2 माइनस v1 जो भी आप लिखो। m मास ऑफ द बॉल गिवन है, कितना गिवन है चेक करो, 0.15 kg इंटू डेल वी की वैल्यू कितनी गिवन है, कितनी आई हमारे पास, 24। प्लस माइनस अवॉइड कर दो, अभी आप किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव ले रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर। ठीक है, अब ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, हाँ 3.6। अच्छा, और मोमेंटम की यूनिट क्या, सॉरी इंपल्स की यूनिट क्या होगी, देखो F इंटू डेल टी, एफ मतलब फोर्स, डेल टी मतलब क्या हो गया, टाइम। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। मतलब इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन सेकेंड। समझ में आ गया ये चीज? तो इंपल्स जो एक्सर्ट हुआ बॉल पे थ्रू द बैट विल बी 3.6 न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ, तो आप उसको माइनस में ले लोगे तो ये -3.6 आ जाएगा। देखो ओवरऑल इंपल्स बॉल ने भी बैट पे एक्सर्ट किया, बैट ने भी बॉल पे एक्सर्ट किया, तो एक को आप ले रहे हो +3.6, दूसरा वैल्यू क्या आएगा, -3.6। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो क्या ये हटा दूं, हो गया तो सभी का? ओके।
एक और क्वेश्चन है, देखो इसी टॉपिक से रिलेटेड, ध्यान में रखना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके लिए ये दो फिगर्स ड्रॉ कर लो पहले, ये दो फिगर्स ड्रॉ करना, फिर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं। थोड़ा बीच में गैप रखना, यहां हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़े हमें इस जगह पे, ठीक है। नोट कर लिया, ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स, नोट करना स्टेटमेंट, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स strike a rigid wall, strike a rigid wall with same speed but at different angles. Strike a rigid wall, strike a rigid wall, RIGID, rigid wall with same speed but at different angles and get reflected without any change in speed, and get reflected without any change in speed. तो यहां तक का क्वेश्चन जो लिखा समझ में आया? दो बॉल्स है, दो बिलियर्ड बॉल्स है, पहली बॉल जिसका मास m है, दूसरी बॉल का भी सेम मास है m, दोनों बॉल्स इस रिजिड वॉल को स्ट्राइक कर रही है जिसकी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम है, मतलब स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, बट सिर्फ स्ट्राइक करते समय जो एंगल है वो डिफरेंट है। यहां वो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है और यहां पर किस एंगल पे स्ट्राइक कर रही है? 30 डिग्री के एंगल पे। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, the direction of the force on the wall due to each ball. Full stop. Second part में find out करना है, the ratio of magnitudes of impulses, the ratio of magnitude of impulses the ratio of magnitude of impulses imparted to the balls, imparted to the balls by the wall, by the wall. तो आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, पहला है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच ऑफ द बॉल, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्सेस, दोनों के इंपल्सेस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है दोनों केसेस में, ठीक है। तो देखो यहां पर ना हम पहले इंपल्सेस का कैलकुलेशन करते, पहले मोमेंटम का कैलकुलेशन करते, ओवरऑल क्या होगा दोनों सिचुएशन में, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए, मैं इसको PXI से डिनोट करता हूं। PXI का मतलब, P का मतलब हो गया मोमेंटम, X का मतलब हो गया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, I का मतलब हो गया इंसिडेंट, जब वो स्ट्राइक कर रही है तब, इनिशियल बोल सकते हो आप, ठीक है, इनिशियली। तो इनिशियली बॉल का मोमेंटम कितना था? m इंटू यू, क्लियर हो गया, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। जब उसने बॉक्स, जब इस बॉल ने वॉल को स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद जब वो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो उसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का मोमेंटम अब कितना हो गया? फाइनल मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? माइनस m इंटू यू, ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, मास में भी चेंज नहीं होगा। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में सिर्फ क्या डिफरेंस है? उसका डायरेक्शन का डिफरेंस है। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं
वाई एक्सिस के डायरेक्शन का मोमेंटम अगर पूछूं कि इंसिडेंट मोमेंटम क्या है वाई एक्सिस के डायरेक्शन का, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है, तो इस ये क्या हो जाएगा, जीरो। वाई एक्सिस के डायरेक्शन का फाइनल मोमेंटम क्या है, तो वो भी क्या हो गया, जीरो। क्लियर हो गया ये चीज, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, इसलिए उसमें कोई मोमेंटम नहीं। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम डेल पी एक्स, मतलब चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो कैसे निकलेगा, तो क्या होगा यहां पर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब माइनस एम यू, समझ में आ रहा है ये चीज। इसको एक स्टेप बढ़ा के ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, डेल सॉरी पी एक्स एफ फाइनल मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पी एक्स आई इनिशियल मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पी एक्स एफ ये क्या हो गया, माइनस एम यू, ये भी कितना हो गया, एम यू, तो ओवरऑल मोमेंटम चेंज कितना हो गया, माइनस टू एम यू, ये हो गया डेल पी एक्स, मतलब चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, डेल पी वाई की वैल्यू क्या होगी, तो डेल पी वाई एफ माइनस पी वाई आई, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो वाई एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम इस केस में कितना हो गया, जीरो, और एक्स एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, माइनस टू एम यू। इस केस में आता है, इस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एक्स के डायरेक्शन में और वाई के डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर अभी यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो, इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए आगे एक्सटेंड कर देता हूं। जब इंसिडेंट है, बॉल जब स्ट्राइक करने जा रही है, ये इंसिडेंट हो गया ना, जब बॉल इस बॉल को स्ट्राइक कर रही है, तब जो मोमेंटम है उसका डायरेक्शन कौन सा है, देखो ये है उसका डायरेक्शन। क्लियर हो गया ये चीज। अब अगर इस मोमेंटम के कंपोनेंट निकाले, तो इस मोमेंटम को मैं इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता हूं, इसके अगर कंपोनेंट निकाले तो देखो क्या होगा। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये वाला एंगल इसका कितना आ रहा था, 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, निकालो जल्दी। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। नहीं, मैं गलत लिख रहा हूं क्या, सॉरी 60 होगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया, ये दोनों एंगल कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन की वेलोसिटी उसकी लेता हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, तो वो कितनी हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी इसकी u है। अगर आपको ये कंपोनेंट चाहिए, पॉजिटिव एक्स वाला कंपोनेंट, तो कितना हो जाएगा ये u cos 30 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा, u sin 30 डिग्री। क्लियर हो गया ये चीज। अब अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मोमेंटम देखूं, तो मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको मैं डिनोट करता हूं पी एक्स आई से, पी एक्स आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का इंसिडेंट मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मास हमने सेम लिया जो पिछले वाले का था, मतलब m, इंटू वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, u cos 30 डिग्री। एक बार चेक करो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया ये चीज। अब अगर मैं इस डायरेक्शन की इसका मोमेंटम निकालूं, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यहां पर ये हो जाएगा पी वाई आई, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इंसिडेंट मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ये कितना हो जाएगा, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है, u sin 30, इसको इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू यू साइन 30 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया सभी को, ठीक है। लेकिन इसको हम माइनस साइन के साथ लेंगे। क्यों माइनस साइन के साथ लेंगे, क्योंकि इस मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर हो गया। ये अभी मैं इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर रहा हूं, एक्स के डायरेक्शन में और वाई के डायरेक्शन में। इन मोमेंटम्स को हम यहां पर लिख लेते हैं एक बार, पी एक्स आई इनिशियल मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एम यू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। फिर इधर पे पी वाई आई
इनिशियल मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस माइनस एम यू साइन 30 डिग्री। ध्यान से सुनना आप। फाइनल मोमेंटम के लिए देखो, जब इसने स्ट्राइक किया, इस बॉल ने स्ट्राइक करने के बाद वो रिटर्न गई इस डायरेक्शन में, रिटर्न गई, तो जो फाइनल मोमेंटम है उसके अगर कंपोनेंट निकालने हैं तो आपको ये कंपोनेंट निकालना पड़ेगा और ये वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब उसकी फाइनल वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना आएगा बताओ। u, ये u ही ले रहे हैं, दोनों में सेम है, तो कितना हो जाएगा ये u cos 30 डिग्री। लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, क्योंकि नेगेटिव x की तरफ हो रहा है। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, माइनस u साइन 30 डिग्री, क्योंकि नेगेटिव में यहां पर भी माइनस लेना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम इसका फाइनल मोमेंटम x के डायरेक्शन में निकाले, जिसको मैं pxf से डिनोट कर रहा हूं, तो x एक्सिस के डायरेक्शन की वेलोसिटी वो हो गया ये, और इसका मास तो चेंज नहीं हो रहा है, मास सेम है m, तो कितना हो जाएगा ये माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया? y एक्सिस के डायरेक्शन की का फाइनल मोमेंटम वो कितना होगा, तो y एक्सिस के डायरेक्शन का फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, माइनस एम यू साइन 30 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अब अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है x एक्सिस में, डेल पी एक्स निकालना है, तो क्या आपको करना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम इन x माइनस इनिशियल मोमेंटम इन x। तो कितना आएगा, फाइनल मोमेंटम इन x मतलब ये हो गया माइनस एम यू कॉस 30 माइनस इनिशियल मोमेंटम इन x मतलब कितना आ जाएगा, एम यू कॉस 30। तो माइनस एम यू कॉस 30 माइनस एम यू कॉस 30 मतलब ये बन जाएगा माइनस 2 एम यू कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, मतलब ये आ जाएगा माइनस, इसको लिख लेते हैं एक और स्टेप, माइनस 2 एम यू इंटू √3/2। ये 2 और ये 2 कटा, तो मतलब क्या बचेगा, माइनस एम यू √3। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। हाँ, इसका कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस 0, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहां पर हो जाएगा pyf माइनस pyi, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस mu sin 30 माइनस ऑफ माइनस mu sin 30। तो ओवरऑल ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे और फाइनली आपको ये मिल जाएगा 0। तो दोनों का y एक्सिस के डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, 0। चेंज इन मोमेंटम क्या है, इंपल्स। और आपको क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में लास्ट पार्ट देखो क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल्स बाय द वॉल। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, दोनों के इंपल्सेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो। तो यहां पर इंपल्स आपका कितना आया था, -2 mu। यहां पर इंपल्स आपका कितना आया, -mu √3। इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा इन दोनों का रेशियो, हाँ, तो ये डेल P1/डेल P2 दोनों सिस्टम को ले लेता हूं। y में तो कुछ है नहीं, तो y वाला कंपोनेंट लेंगे ही नहीं, सिर्फ x वाला लेंगे। x वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -2 mu अपॉन -mu √3। तो mu कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा दोनों के मैग्नीट्यूड का, 2/√3। क्या ये समझ में आ गया? अगर मान लो सिचुएशन ऐसी होती कि y का मोमेंटम चेंज एग्जिस्ट करता, समझ रहे हो, अभी तो यहां 0 हो गया, अगर नॉन 0 होता तो क्या हो जाता, तो क्या कैलकुलेशन में बदलाव होता, मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो ना? अभी तो सिंपली x के मोमेंटम चेंज का रेशियो हमने ले लिया, क्योंकि y वाला कंपोनेंट इसका कितना आया था, 0। अगर y वाला नॉन 0 आता तो क्या करना पड़ता, अगर y वाला नॉन 0 आता तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते। वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते, तो इसमें देखो जो डेल p है वो क्या हो जाता,
पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, समझ लो। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड का रेशियो क्वेश्चन में पूछा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये होगा इसका ओवरऑल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल 4.5 जो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था एक बार देखो। फर्स्ट पार्ट में भी कुछ चीज पूछा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? जैसे यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द वॉल इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वॉल जो बॉल पे फोर्स लगा रहा है वो क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है आपको। ठीक है, अगर बॉल वॉल पे कहां कौन से डायरेक्शन में लगा रहा है तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नोट करना। while launching a rocket of mass while launching a rocket of mass 2 into 10 raised to power 4 kg, while launching a rocket of mass 2 into 10 raised to power 4 kg, a force of 5 into 10 raised to power 5 newton, 5 into 10 raised to power 5 newton is applied for 20 seconds, is applied for 20 seconds. Calculate the velocity, calculate the velocity attained by rocket, attained by rocket at the end of 20 second, at the end of 20 second, full stop. तो यहां पर आपको मास दे दिया है, फोर्स अप्लाइड दे दिया है, ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन दे दिया है। आपको ये बताना है कि वेलोसिटी कितना अटेन करेगा वो रॉकेट 20 सेकंड के ड्यूरेशन में। तो क्या अप्लाई करोगे? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? हाँ, एक्सेलरेशन नहीं, इंपल्स वाला जो अभी हमने किया था ना, क्या किया था अभी हमने? F इंटू डेल टी इज इक्वल्स टू क्या था? इज इक्वल्स टू क्या था? डेल पी। डेल पी का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। एम क्या हो गया? मास ऑफ रॉकेट। उसको अभी हम कांस्टेंट ले रहे हैं क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। तो m इंटू क्या हो जाएगा यहां पर? डेल वी। डेल वी का मतलब क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू ले लेते हैं। v फाइनल वेलोसिटी, u क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। और यहां पर क्या आ गया? f इंटू डेल टी। क्लियर हो गया ये चीज? अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीजें गिवन है। आपको मास गिवन है m, ये वाली वैल्यू गिवन है। आपको फोर्स अप्लाइड गिवन है F, ये वैल्यू गिवन है। आपको डेल टी गिवन है, कितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है? 20 सेकेंड्स के लिए, ये भी गिवन है। आप इनिशियल वेलोसिटी U की वैल्यू यहां पर क्या कंसीडर कर लोगे? 0। इनिशियली रेस्ट से वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी V की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। दैट्स इट। तो फोर्स अप्लाइड कितना हो जाएगा? ये 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन इंटू डेल टी की वैल्यू हो गई 20 सेकेंड्स। एम हो गए यहां पर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4। v माइनस यू, तो v माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। तो यहां पर आ जाएगा 5 इंटू 20, ये हो जाता है 100। तो 5 टू दी पावर 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 इंटू v। तो कितना आएगा ये? फाइव हंड्रेड आ रहा है क्या? 500 meter per second. So this is the velocity attained by rocket in the
आफ्टर एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड्स। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? तो ये चेंज इन मोमेंटम मतलब कि इंपल्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो अभी हमने सॉल्व किए। हाँ, उससे भी सेम आएगा इंपल्स, बिकॉज दोनों चीजें सेम ही है ना आखिरकार। तो डेल वी बाय डेल टी निकाल लोगे तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा, उससे भी बन जाएगा। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपने पहले भी पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ते थे, याद है क्या ये? ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए सिस्टम ऑफ सेवरल बॉडीज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। मतलब अगर मान लो एक सिस्टम है, यहां पर दो अलग अलग बॉडीज है जिनका मास m1 और m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है। अगर ये दोनों कोलिजन पे आते हैं तो जो पहले टोटल इनका मोमेंटम था और आफ्टर कोलिजन जो इनका मोमेंटम होगा वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, इस पे बेस एक आध छोटे से न्यूमेरिकल और केस स्टडी देख लेते। शॉर्ट में लिखना, ज्यादा कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं ये। इसमें रिकॉइल ऑफ गन का आपने केस स्टडी एग्जांपल वगैरह देखा होगा। गन को जब हम फायर करते हैं तो उसके जो गन की बुलेट होती है उसका मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गन अपोजिट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो रिफ्लेक्ट बैक होता है ना, इनटू मास ऑफ द गन। ठीक है, तो ऐसे कई सारे इसके एग्जांपल्स है जिसमें ये अप्लाई होता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करना और उसके बाद सॉल्व करना, इसका आंसर बताना। अ कार ऑफ मास 1000 kg, a car of mass 1000 kg traveling at a speed of 32 meter per second, traveling at a speed of 32 meter per second dashes into the rear of a truck, dashes into the rear of a truck of mass 8000 kg, of mass 8000 kg, moving in the same direction, moving in the same direction with initial velocity 4 meter per second, with initial velocity 4 meter per second, full stop. After the collision, after the collision, after the collision, the car bounces with a velocity of 8 meter per second. The car bounces with a velocity of 8 meter per second. What is the velocity of the truck after the impact? After the collision, the car bounces with a velocity of 8 meter per second. What is the velocity of truck after the impact? What is the velocity of the truck after the impact? नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, सो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये हो गया m1, इसको हम क्या ले लेंगे? m2, दोनों के मासेस। ये हो गया u1 और ये हो गया u2, दोनों बॉडीज के इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया v1 और ये वाला पार्ट v2, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक जो आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या हो जाएगा? सेम पूरे सिस्टम का। ठीक है, टोटल मोमेंटम, नेट मोमेंटम विल बी सेम। तो इनिशियली इसका मोमेंटम कितना था? m1 u1 प्लस m2 u2, दैट विल बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 u1 तो 1000 इंटू 32 प्लस m2 u2, सो ये हो जाएगा 8000 इंटू 4,
that is equal to m1v1, m1v1, so 1000 into 8 plus m2 that is 8000 into v2, तो ये कितना आ जाएगा? ओवरऑल कैलकुलेशन करो, ये हो गया 32,000, ये वाला भी नंबर कितना हो जाएगा? 32,000, 32 प्लस 32 64,000, तो ये कितना आ गया? 64,000 माइनस ये वाला टर्म इधर पे आ जाएगा माइनस 8,000, दैट इज इक्वल टू 8,000 v2। कितना आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस? 56,000 इज इक्वल टू 8,000 v2, तो ये 3 0 ये 0, हाँ 8 7 56, तो v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक विल बी 7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? ओके, सो ये दो सिंपल इजी टॉपिक थे जो आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट आता है सर्कुलर मोशन, ठीक है? तो ये ऑलरेडी हमने सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट में आई थिंक किया हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसके कुछ कंसेप्ट यहाँ पर रिकॉल करने होंगे, फिर उसके बाद आगे हम सेंट्रीमेटल फोर्स तक का डेरिवेशन करेंगे। तो नोट करना, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, और ये सारी जो चीजें हमने पढ़ी थी थोड़ा सा रिकॉल करना और बताना। इसमें थीटा जो होता था वो क्या होता था? थीटा को हम बोलते हैं, सर्कुलर मोशन कब आता है पता है ना? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है, अगर वो एक फिक्स्ड स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो वो क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन उसकी वेलोसिटी हरदम चेंज होगी। वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है? तो अभी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो एक फिक्स्ड स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब दोनों चीजें चेंज हो रही। क्लियर? यहां पर थीटा क्या होता था? थीटा, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? एस का मतलब क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूम रहा है, आप ये देख रहे हो, आपने ऊपर की तरफ देखा, तो एंगल का जो चेंज हुआ वो क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्टेंस वो कवर अप करेगा वो क्या हो जाएगा? आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसको डिनोट करते हैं एस से। क्लियर हो गया ये चीज? इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो हमने एंगल का फॉर्मूला पढ़ा है ना, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। याद है स्टार्टिंग में ही पढ़ा, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर का मतलब क्या हो गया? एस, और रेडियस मतलब क्या हो गया? आर। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इंटू आर। याद आया ये चीज? ठीक है, ये रिलेशन है किसके बीच में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है? ऑलरेडी हमने पहले ये चीज पढ़ी है, बट शॉर्ट में एक समराइज कर रहा हूं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। इसके पहले हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करी, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। हाँ, तो ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डी थीटा बाय डी टी। अगर इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो डी थीटा बाय डी, अगर एवरेज की बात कर रहे हैं तो क्या लगेगा? डेल थीटा बाय डेल टी। क्लियर हो गया ये चीज? तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, ठीक है? अब देखो यहां पर अगर मैं थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दूं, एस अपॉन आर रख दूं थीटा की जगह पे, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी, और थीटा की जगह आ गया एस अपॉन आर। यहां पर आर क्या है? रेडियस, वो क्या होगा? कांस्टेंट। तो आर निकल गया बाहर, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन आर डी एस बाय डी टी। एस है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब क्या हो जाएगा? ये लीनियर वेलोसिटी। तो ds बाय डी टी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? v से, और यहां v का मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन आर इंटू वी। ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन आर इंटू वी,
और इसके बाद आप इसको लिख सकते हो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। यहां तक हो गया सभी का? अच्छा, अगर थोड़ा बहुत याद है तो सर्कुलर मोशन जब हमने पहले भी पढ़ा था तब हमने एक टर्म यूज किया था, यहां पर थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका वेक्टर का इसका डायरेक्शन क्या होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नहीं, इस वेक्टर का एक अलग नाम है, इसका नाम है एक्सियल वेक्टर। एक्सिस के अलोंग होता है, याद है कि नहीं? है इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डायरेक्शन क्या है इसके डिस्प्लेसमेंट का? बाय राइट हैंड थंब रूल। अगर मान लो ये मोशन जो है, जो मोशन इस डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे? राइट हैंड से आप अपने फिंगर्स को उस डायरेक्शन में घुमाओगे जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, वही इसका वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, तो यहां से ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें मिल गई, v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। ठीक है, फर्दर ये किसके बीच का रिलेशन एक बार बताओ? जैसे ये किसका रिलेशन हो गया? लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये किसका रिलेशन हो गया? लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरीके से ये रिलेशन किसका है? लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये कैसे निकलेगा भाई? इसी को डिफरेंशिएट कर दो, आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है, ए का मतलब क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। और अल्फा का मतलब क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सारे टर्म्स पिछले क्लास वाले याद है? हो गया सबको क्लियर? इसी को मैंने टेबल के फॉर्म में अरेंज करके भी लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डिस्प्लेसमेंट थीटा और एस से डिनोट करेंगे। थीटा मतलब एंगुलर, एस मतलब लीनियर। वेलोसिटी ओमेगा और वी से, एक्सेलरेशन अल्फा और ए से। ठीक है, अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, ए हो जाएगा डीवी बाई डी टी। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। ठीक है, अब इस क्लास में हम क्या क्या चीजें देखेंगे और आगे इस पे सर्कुलर मोशन पे बेस्ड। तो पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन डिस्कस करते हैं जो सर्कुलर मोशन पे अप्लाई होंगे, जिसमें सबसे पहला है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जिसको किससे डिनोट करते हैं? एसी से। नोट कर लो, ये सारे एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन का डिस्कशन हम करें। अच्छा, इसके पहले मैंने ये चीजें नहीं नोट करवाई है ना, किसका यूनिट क्या होता है, किसका, वो सब हमने पहले कर चुके हैं क्योंकि। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बताओ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन। डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं मैं, रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी की क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन का आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, वो डायमेंशन लेस होता है, m0 l0 t0। ठीक है, वो सारी चीजें हमने पहले की हुई, नहीं लिखवा रहा हूं। हाँ, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में सबसे पहला लिखना सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, इसको हम डिनोट करते हैं ए सबस्क्रिप्ट सी से। इसके बाद है सेकेंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको डिनोट करते हैं ए सबस्क्रिप्ट टी से। और थर्ड है नेट एक्सेलरेशन, इसको डिनोट करेंगे ए सबस्क्रिप्ट नेट से। और अल्फा, अभी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था इसके ऊपर, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन है। ओके, अब देखो यहां पर सबसे पहले फर्स्ट टाइप के एक्सेलरेशन पे आते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे डिराइव करते हैं और इसका डायरेक्शन क्या होता है एंड ऑल। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये एक बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस सपोज मैं कैपिटल आर ले लेता हूं, इस पे मूव कर रहा है। ठीक है, और इसमें
देखो ध्यान देना, इसमें अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, यूसीएम का मतलब यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब इसकी वेलोसिटी जो है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, सिर्फ किसमें चेंज होगा? डायरेक्शन में। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होगा। अगर ये है तो कांस्टेंट तो डेफिनेटली होगा, मे बी नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो कांस्टेंट तो डेफिनेटली होगा। क्लियर हो गया ये चीज? और डायरेक्शन में चेंज होगा, और डायरेक्शन का चेंज होगा तो उसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और इसको किससे डिनोट करेंगे? एसी से। तो एसी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एसी की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। ये हमने पहले डिराइव किया है शायद, अगर याद होगा तुम लोगों को। अभी पिछले वाली स्लाइड में मैंने मेंशन किया था क्या? ये नहीं किया था, पिछले बार इसको हमने डिराइव किया है, बट शायद AC इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाय आर, और V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू ओमेगा आर। पिछले वाले स्लाइड में देखो मैंने यहां पर बताया था दोनों के बीच में रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। तो अगर मान लो मैं V की जगह पे ओमेगा आर पुट कर देता हूं, यहां पर ये V की जगह पे मैं ओमेगा आर पुट करता हूं, तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओमेगा आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। मतलब ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये आर और ये आर कटेगा, तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला, ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? उसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस। ठीक है। अगर मान लो हम इस वाले पार्ट को, इस वाले पाथ को सरफेस लेते, ध्यान से समझना, इस वाले पार्ट को अगर हम सरफेस लेते तो इस सरफेस का ये वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा उसका क्या नाम हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो गया सेंटर की तरफ, वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, या इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर होता है अपने टेंजेंट के, अपने सरफेस के। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये ऑल्टर, अलग अलग नाम से अगर पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड लिखो, एटी। एटी का मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किस कारण होता है ये क्लियर रखना, किस कारण होता है? डायरेक्शन के चेंज के कारण। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड के चेंज के कारण होता है। मतलब अगर देखा जाए, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है ना, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, क्या क्या हो गया? एक एक तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या हो गया? उसका डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो सर्कुलर मोशन में तो हमेशा डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? सेंट्रिपिटल। मैग्नीट्यूड में चेंज होगा तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? टेंजेंशियल। मतलब अगर आप एक पत्थर को एक रस्सी से बांध के गोल गोल घुमा रहे हो, अगर आप एक सेम स्पीड से घुमा रहे हो तो सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा वहां पर? सेंट्रिपिटल। लेकिन अगर आप उसकी स्पीड बढ़ाते जा रहे हो तो उस केस में कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? टेंजेंशियल। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और इसको हम देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे डिनोट करते हैं। एटी, AT इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, या उसको आप चेंज इन स्पीड भी बोल सकते हो, चेंज इन स्पीड विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट, सेम स्पीड से ट्रैवल करता है। अगर स्पीड कांस्टेंट मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो। मतलब 80 की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? जीरो। क्लियर हो गया ये चीज?
और 80। अच्छा देखो इधर पे एक और चीज ध्यान देना है, अगर मान लो इधर पे ध्यान दो, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, ये टेंजेंशियल हो गया। क्लियर हो गया ये चीज। अगर मान लो मैं एक पत्थर को रस्सी में बांध के घुमा रहा हूं, स्पीड बढ़ा रहा हूं, तो उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो उसी डायरेक्शन में होगा जहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन है। क्लियर हो गया ये चीज। लेकिन अगर मान लो मैं घुमाते घुमाते अब उसकी स्पीड कम करने लग जाऊं, तो अब उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो रहा है, तो अब उसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल जाएगा। अब वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान रखना, अगर स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। लेकिन अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन के। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। और यहां पर जो मैंने लिखा था उसका डायरेक्शन, ये क्या होता है, टेंजेंशियल होता है या पैरेलल होता है, किसके पैरेलल होता है, सरफेस के। इट इज टेंजेंशियल टू सरफेस और पैरेलल टू सरफेस। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉर्मल होता है या परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। क्लियर। यहां से देखो, अगर आप सेंट्रिपिटल फोर्स का डिफरेंस डेरिवेशन करना चाहते हो, सेंट्रिपिटल फोर्स जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ सी से डिनोट करते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां कौन सा एक्सेलरेशन लेंगे हम, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एसी से। तो एसी की वैल्यू देखो हमने क्या लिखी थी अभी, वी स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रिपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। या अगर मान लो मैं वी स्क्वायर बाय आर की जगह ओमेगा स्क्वायर आर यूज करता हूं, तो एफ सी सेंट्रिपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये आप लिख सकते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में, उसका फॉर्मूला। इस पे और डिस्कशन करेंगे हालांकि अभी हम थोड़ी देर बाद, कि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है। क्योंकि जब मैंने टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताए थे स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा बिफोर फ्री बॉडी डायग्राम, तो मैंने दो टाइप बताया था, एक कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट वाले में कौन कौन से थे याद है, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये सारे थे। ठीक है। क्या मैंने किसी भी कैटेगरी में सेंट्रिपिटल फोर्स का डिस्कशन किया था, कहीं पर नाम था उसका, नहीं था। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कोई अलग टाइप का फोर्स नहीं है, कुछ सर्टेन कंडीशन में जो फोर्स लगता है वो एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करता है। जैसे कि अगर मान लो मैं स्ट्रिंग को में पत्थर को बांध के गोल घुमा रहा हूं, तो स्ट्रिंग पे जो टेंशन फोर्स लगेगा वही उसका क्या हो जाएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाएगा। समझ में आई ये चीज, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लिया सबने। अब नेक्स्ट लिखना, नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन, थर्ड पॉइंट, नेट एक्सेलरेशन। देखो नेट एक्सेलरेशन, जब दोनों एक्सेलरेशन है दोनों टाइप के, मतलब सेंट्रिपिटल भी और टेंजेंशियल भी, तो दोनों को मिला के जो इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा उसी को हम नेट एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है नेट, ये थोड़ा सा वो हो गया, शायद कुछ चीजें डिलीट हो गई क्या इसमें से, इसमें से वो डिलीट हो गया कुछ डायरेक्शन। जस्ट अ सेकेंड, एक नया डायग्राम इसमें बना लेना। ओके, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, तो इस पॉइंट पे इसका जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है एसी, उसका डायरेक्शन ये हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी, उसका डायरेक्शन ये हो गया। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ये होगा उन दोनों का रिजल्टेंट। इसको हम बोलेंगे ए नेट, मतलब कि नेट एक्सेलरेशन। ओके, इसको हम ए नेट से डिनोट करेंगे, नेट एक्सेलरेशन। तो ये नेट चेंज इन वेलोसिटी, एसी किसके कारण आता है, चेंज इन डायरेक्शन। एटी किसके कारण आता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो दोनों का चेंज जो होगा, नेट चेंज जो होगा वेलोसिटी में, दैट विल बी रिजल्टेड इन नेट एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया ये चीज। तो यहां पर ए नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीवी बाय dt। और डीवी बाय dt मतलब चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है।
अच्छा, एक और याद होगा आप लोगों को, वेक्टर में हमने ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव किया था, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर कोई दो वेक्टर ए और बी है तो दोनों के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये दो वेक्टर कौन से हो गए, AC और AT वाले दो वेक्टर हो गए। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो थीटा की वैल्यू 90 हुई तो cos 90 कितना हो जाता है, 0। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब नेट एक्सेलरेशन विल बी रूट ओवर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज। अब देखो, अगर आपको नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, तो उस डायरेक्शन के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि वो टेंजेंशियल के साथ किस एंगल पे। तो मान लेते हैं ये वाले एंगल को हम ले लेते हैं अल्फा, इस एंगल को हम ले लेते हैं अल्फा। अब देखो, ये हो गया आपका AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AC सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और ये हो गया आपका नेट एक्सेलरेशन A नेट। ये वाला एंगल आप उसको किससे डिनोट कर रहे हो, अल्फा से। ठीक है, अगर ये वाला लेंथ AC है तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, AC। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्या जाएगा AC बाय AT। तो यहां पर tan अल्फा इज इक्वल टू AC बाय AT, ये आपको क्या देगा, एंगल ऑफ नेट एक्सेलरेशन, एंगल मेड बाय द नेट एक्सेलरेशन विद द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। तो ये नोट कर लो, अब कुछ इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। नोट कर लिया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करना। if linear velocity if linear velocity of an object is 2t meter per second, it is in motion at a circular path of radius 9 meter, full stop. Find the centripetal acceleration, tangential acceleration and net acceleration at 3 seconds, full stop. Also find the direction of net acceleration. Also find the direction of net acceleration. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 2t मीटर पर सेकेंड। ये जो आपको डेटा गिवन है ये क्या है, उसका लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब उसको हम किससे डिनोट करते हैं, v से। तो v की वैल्यू आपको गिवन है। ये जो 9 मीटर गिवन है ये क्या है, रेडियस। जिस सर्कुलर ट्रैक में पाथ में वो मूव कर रहा है, मोशन में है, सर्कुलर मोशन में, उसका रेडियस, उसको r से डिनोट कर देते हैं। और भी कुछ गिवन है, टाइम, कितने टाइम के बाद आपको सारे डेटा निकालने हैं, 3 सेकेंड्स के बाद। क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन AC, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, नेट एक्सेलरेशन A नेट, और क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा। ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चेक करो जल्दी से। सबसे पहले सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन AC, उसका रिलेशन क्या है, देखो जल्दी से। लिखा है ना तुम लोगों ने अभी, AC इज इक्वल वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर बाय आर, तो AC इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी हो गई, 2t। तो 2t
2t होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r की वैल्यू भी गिवन है, r की वैल्यू है 9, तो हो जाएगा 4t स्क्वायर बाय 9 AC। अब कब निकालना है? एट t इज इक्वल टू 3, तो t के प्लेस पे 3 पुट कर दो, तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 into 3 square by 9, so you'll get AC is equal to 4 meter per second square। AC is equal to आ जाएगा 4 meter per second square। ओके। AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हाँ, AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा ये? d बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v, तो d बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v, तो v का मैग्नीट्यूड मतलब ये आपको गिवन है कितना है? 2t, तो यहां पर आ जाएगा 2t, तो इसका डिफरेंशिएशन 2t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2, तो 80 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या सबको? ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? नेट एक्सेलरेशन, ए नेट। तो अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया, फॉर्मूला क्या होता है इसका? रूट ओवर ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। नेट एक्सेलरेशन रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो ए नेट हो जाएगा रूट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका नेट एक्सेलरेशन। क्या ये क्लियर हो गया? डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? AC बाय AT, वैल्यू पुट कर दो। tan अल्फा इज इक्वल टू AC की वैल्यू 4, AT की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 2, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 2। हो गया सबका ये? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ये चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम से निकलता है। ओमेगा के रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकते उसको। चलो एक और क्वेश्चन, ओमेगा के टर्म्स में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा ओमेगा के टर्म्स में, ठीक है? अगर ओमेगा के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, देख वो समझ। यहां पर v इज इक्वल टू क्या होता है? v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर, है ना? अब अगर ये वाली वैल्यू को तू यहां पर पुट कर देगा तो AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d बाई डी टी मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आ जाएगा? ये ओमेगा आर। अब आर यहां पर क्या है? कांस्टेंट है, तो वो आ गया बाहर, तो डी ओमेगा बाय डी टी, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकता है तो। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नेट एक्सेलरेशन of an object traveling in a circular path of radius, traveling in a circular path of radius 2 meter with angular velocity, with angular velocity omega is equal to 2t, omega is equal to 2t radian per second, omega is equal to 2t radian per second। ओमेगा इज इक्वल टू 2t रेडियन पर सेकेंड। तो अगर आप इसको लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो लीनियर वेलोसिटी v निकाल लो। v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। आर और ओमेगा की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू निकल जाएगी, फिर सेम जो मेथड अभी यूज कर रहे थे अप्लाई कर दो, सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे।
हो गया कैलकुलेशन? हिमांशु बनाया क्या? क्यों नहीं? नंबर्स आएंगे। अच्छा मैंने टाइम नहीं दिया क्या? टाइम आफ्टर 3 सेकेंड है। 2t इंटू 2, v की वैल्यू पहले तो 4t आ जाएगी, v की वैल्यू 4t आ जाएगी। ओके नेक्स्ट AC सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, क्या है फॉर्मूला? v स्क्वायर बाय r, तो हो जाएगा 4t स्क्वायर, 4t होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो AC सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये 16t स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा 8t स्क्वायर। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू 8 और t इज इक्वल टू लिखा है 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड निकालना है, आफ्टर 3 सेकेंड। तो t के प्लेस पे 3 पुट कर दो, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, AT कैसे निकलता है? d बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी अभी आपने निकाला है कितना है? 4t। तो d बाई डी टी ऑफ ये कितना आ जाएगा? 4t। तो AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन रूट ओवर कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। Find the time after which tangential acceleration makes an angle 37 degree with the net acceleration full stop. The angular velocity is 2t. The angular velocity is 2t radian per second, and the radius of the path is 2 meter. And the radius of the path is 2 meter. तो क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है उसको थोड़ा ध्यान से समझना। आपको वो 37 डिग्री का एंगल गिवन है, वो कौन सा एंगल है, किसके बीच का एंगल है? उसको पढ़ो, क्या लिखा है फर्स्ट लाइन? Find the time after which tangential acceleration makes 37 degree with the net acceleration. तो वो 37 डिग्री किसके बीच का एंगल है? नेट एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। तो ये रिकॉल करो, थोड़ा सा याद करो। यहां पर अभी हमने डिस्कशन किया था कि ये आपका होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये होता है आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और ये होता है नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो नेट एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच का एंगल आपको गिवन है, वो कितना गिवन है? 37 डिग्री। और ये 37 डिग्री जो है, इसको हमने किससे डिनोट किया था? अल्फा। अच्छा अल्फा बोल रहे थे ना, एंगल अल्फा, यस करेक्ट। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? 37 डिग्री। ये अल्फा इन दोनों के बीच का एंगल वाला अल्फा है, वो कंफ्यूजन ना हो। अल्फा वो एंगुलर एक्सेलरेशन को भी हम किससे डिनोट करते? अल्फा से। ठीक है, तो ये जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, याद करो, इसमें ये पूरा का पूरा मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, जिसमें ये वाला पार्ट हो गया AT, ये वाला पार्ट क्या हो गया? AC, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? A नेट,
और ये एंगल आपको गिवन है, कितना गिवन है, 37 डिग्री। अच्छा, और ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होंगे वो क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले हाइपोटेनियस 5 प्रपोर्शन में आएगा, ये 5 हो गया। ये वाला साइड कितना हो जाएगा 4, और ये वाला साइड नहीं, ये वाला साइड कितना हो जाएगा 3, और ये वाला साइड कितना हो जाएगा 4। मतलब अगर आपको 1037 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 1037 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 3/4। क्लियर हो गया ये चीज। अब 1037 डिग्री या 10 अल्फा का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। क्या होता है 10 अल्फा इज इक्वल टू AC/80, AC/80 ये होता है फॉर्मूला। तो 10 अल्फा या 1037 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 3/4, दैट इज इक्वल टू AC/80। अब अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 380, राइट साइड में क्या आ जाएगा 4AC। 380 इज इक्वल टू 4AC। अब क्वेश्चन में चेक करना, आपको एक और चीज गिवन है। क्या गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना गिवन है 2t, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, t की वैल्यू आफ्टर व्हाट टाइम। रेडियस भी गिवन है, r इज इक्वल टू कितना गिवन है 2। अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन AC क्या है, फॉर्मूला चेक करो, ओमेगा स्क्वायर r, या फिर आपने क्या देखा था v²/r, जो भी यूज कर सकते हो, सीधा ओमेगा स्क्वायर बाय r यूज कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर r मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2t का होल स्क्वायर इंटू r, तो r की वैल्यू कितनी है 2। तो AC सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 2 4, 4 2 8, तो ये आ जाएगा 8t² AC की वैल्यू। क्या ये क्लियर हो गया। 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, d/dt ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी v की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो v की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इंटू r, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t इंटू 2, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4t। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहां पर 80 इज इक्वल टू d/dt ऑफ 4t, और 4t का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा 4, तो 80 की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 80 और AC टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो तो आपको टाइम मिल जाएगा t। यस, √3/8 दोनों रूट के अंदर है। हाँ, हो गया, सबने नोट कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालना, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है, मतलब उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये वाला जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वो जिस फोर्स के कारण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स, और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, FC से। ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, FC सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, AC से। AC की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की थी, AC की वैल्यू क्या थी v² अपॉन r।
तो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और अगर इसको ओमेगा के टर्म्स में लिख रहे हो तो क्या आ जाएगा, देखो v इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये r और ये r कटेगा और एफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, एक स्टेटमेंट लिखना, द सेंट्रिपिटल फोर्स is the net force towards the center when a body is in motion at a circular path. When a body is in motion at a circular path. When a body is in motion at a circular path. ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी रस्सी से हम किसी स्टोन को बांध के, किसी भी ऑब्जेक्ट को बांध के एक सर्कुलर मोशन पे लाते हैं, तो इस रस्सी पे जो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, ये टेंजेंशियल फोर्स ही एक्चुअल में क्या होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई अगर मान लो एक रस्सी है, आपको उस पर टेंशन फोर्स फाइंड आउट करना है और इसका अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है कि कितना होगा, कैलकुलेट करो, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, FC मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, M इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, एक और एग्जांपल, इसमें केस स्टडी लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड में 3 ऑब्जेक्ट्स अटैच्ड है। एक ऑब्जेक्ट 1 kg का है, एक ऑब्जेक्ट 2 kg का है और एक और ऑब्जेक्ट 3 kg का है। ठीक है, यहां पर इस रोप की लेंथ है, फर्स्ट वाले रोप की लेंथ है 1 मीटर, यहां से सेकेंड वाले रोप की लेंथ है 2 मीटर, थर्ड वाले रोप की लेंथ है 3 मीटर। यहां पर 3 अलग अलग स्ट्रिंग अटैच है, 1 2 एंड 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स अटैच्ड है। तो हर एक स्ट्रिंग में अलग टेंशन फोर्स क्रिएट होगा। क्लियर? यहां पर जो टेंशन फोर्स क्रिएट होगा उसको मैं डिनोट करता हूं T1 से। ठीक है, यहां पर जो टेंशन फोर्स लगेगा इसको मैं डिनोट करता हूं T2 से। तो ये वाला टेंशन फोर्स भी क्या हो जाएगा, T2। यहां जो टेंशन फोर्स लगेगा उसको T3 से डिनोट करता हूं, तो इस मास पे भी जो टेंशन फोर्स लगेगा वो भी कितना हो जाएगा, T3। क्लियर हो गया ये चीज? अब अगर मान लो मैं इस रॉड को रिवॉल्व कर रहा हूं, तो ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट किस में आ जाएंगे, सर्कुलर मोशन में आ जाएंगे। और अगर आपको ये बोला जाए कि ये वाले रोप पे लगने वाला टेंशन फोर्स कैलकुलेट करो, किस पे, T3, ये वाला जो थर्ड वाला रोप है उस पे टेंशन फोर्स कैलकुलेट करो, तो ये टेंशन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स के। ठीक है, कंसीडर करते हैं यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड है। अब बताओ ये T3 टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग में कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। T3 टेंशन फोर्स इस वाले मास में जो अप्लाई होगा वो कितना होगा, तो T3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, T3 सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। मतलब किसके इक्वल हो जाएगा, FC के इक्वल हो जाएगा। FC की वैल्यू कितनी होती है, FC की वैल्यू कैसे निकलती है, M ओमेगा स्क्वायर इंटू R। तो T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू R। तो T3 इज इक्वल टू M, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया हुआ है, 3 यूनिट। ओमेगा हमने कितना ले लिया, 2 रेडियन पर सेकेंड, मतलब क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू आर रेडियस, तो इसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा 3 मीटर, तो इंटू 3, तो कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 4 कितना हो जाएगा 36 न्यूटन। तो इस स्ट्रिंग में कितना फोर्स अप्लाई होगा, 36 न्यूटन का। सिमिलर वे में ये बताओ कि इस वाली स्ट्रिंग में कितना फोर्स अप्लाई होगा, T2 में कितना फोर्स अप्लाई होगा,
ध्यान दो इधर, T2 में जो नेट फोर्स अप्लाई होगा वो कैसे निकलेगा, यहां पर जो नेट सेंट्रिपिटल फोर्स है FC की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, तो T2 का डायरेक्शन इधर है, T3 का डायरेक्शन इधर है, तो नेट फोर्स कितना अप्लाई हो जाएगा, T2 माइनस T3। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, T3 वाला डायरेक्शन इधर हो गया, T2 वाला डायरेक्शन इधर हो गया, तो नेट सेंट्रिपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, T2 माइनस T3। अब अगर FC इज इक्वल टू, FC की वैल्यू क्या हो जाएगी, FC की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। T2 माइनस T3 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है, कितनी कैलकुलेट की थी, 36। m की वैल्यू, मास क्या लेंगे इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, 2 kg। ओमेगा स्क्वायर कितना है गिवन था क्वेश्चन में, 2 रेडियन पर सेकेंड। आर रेडियस कितना हो जाएगा इसके लिए, रेडियस हो जाएगा 2 यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू T2 माइनस 36। ये कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। 16 इज इक्वल टू T2 माइनस 36, माइनस 36 इधर जाएगा तो 16 प्लस 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा T2, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 न्यूटन्स। मतलब कि ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स इससे क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। आखिरी वाले स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कैलकुलेट करो कितना आएगा, आखिरी वाले स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स, तो नेट फोर्स इसका कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2, दैट इज इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। कैलकुलेट करो कितना आएगा 56। ओके, तो FC सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा T2 माइनस टी, नहीं उल्टा लिखा हूं, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, तो यहां आ जाएगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी आ गई 52, m की वैल्यू देखो कितनी है 1, ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, आर रेडियस, इसका रेडियस भी कितना हो गया है 1, दैट इज इक्वल टू T1 माइनस 52। तो ओवरऑल इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 4 इज इक्वल टू T1 माइनस 52, माइनस 52 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 52, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 न्यूटन्स। तो ये इन तीनों का टेंशन फोर्स कैलकुलेशन हो गया। अब देखो अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि सबसे पहले कौन सी स्ट्रिंग टूटेगी, सबसे पहले यही वाला स्ट्रिंग टूटेगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, क्योंकि इस पे ओवरऑल जो लोड है वो सबसे ज्यादा है, ओवरऑल जो मासेस है उसमें सबसे ज्यादा है। क्लियर हो गया। तो ये एग्जांपल मैंने सिर्फ ये बताने के लिए लिया कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कोई अलग फोर्स नहीं है। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो जो नेट फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है, सर्कुलर मोशन में है तो नेट फोर्स जो उस बॉडी पे लग रहा है उसी फोर्स को हम सेंट्रिपिटल फोर्स बोल देते हैं। क्लियर हो गया। जैसे इस केस में वो कौन सा फोर्स हो गया था, टेंशन फोर्स। अगर मान लो हम ये ले ले एग्जांपल की, मान लो यहां पर सन है, यहां पर अर्थ है, अर्थ अगर सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, किसके कारण रिवॉल्व कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में हम क्या बोल देंगे उसको, सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया। क्लियर हो गया ये चीज। तो ऐसा जो भी नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर अप्लाई होगा वो क्या हो गया, सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया। ठीक है। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में डाइन का मतलब ही होता है फोर्स, डाइन फोर्स की यूनिट होती है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स के पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। तो ठीक है, आज यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, फिर हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। देखता हूं एक बार कितने क्वेश्चन है, कौन से करवाने के, वो करवा के फिर बाय बाय। ओके, वेलकम। हम्म।